एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एक आपने सरफेस है आपके पास, जिसका आप ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। जब ये हॉरिजॉन्टल है, आपने यहां ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फिसल ही नहीं रहा, फिसलने की टेंडेंसी में भी नहीं है, इट इज नॉट इन द टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। फिर आपने क्या किया कि आपने अपनी सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया। अब आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, नाउ इट इज इन अ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउन, लेकिन अभी ये स्लाइड नहीं कर रहा। फिर आपने अपना इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा और तिरछा कर दिया, दिस इज द ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि अब इस कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइड डाउन, मतलब जरा सा और इसे आप ऊपर उठा दोगे तो स्लाइड डाउन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्लाइड डाउन। ऑब्जेक्ट है ये बस स्लाइड डाउन करने की टेंडेंसी में, होने ही वाला है स्लाइड डाउन। थोड़ा सा अगर आपने यहां से बढ़ा दिया होता तो ये स्लाइड कर जाता। अब जितना भी एंगल बना लिया आपके इस इंक्लाइंड प्लेन ने, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन ने जितना भी एंगल बना लिया आपने हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल अल्फा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। अल्फा आपका क्या है? अल्फा है आपका एंगल ऑफ रिपोज। समझ आई इतनी बात? तो एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल such that an object placed on this inclined plane is about to slide down. Angle of repose, angle of repose is the angle of an inclined plane with the horizontal such that an object placed on it is just about to slide down. कैसे फाइंड कर रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज? हम फाइंड कर रहे हैं कैसे? ये मैंने बनाया, कौन सा सरफेस बनाया है? इट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। और हॉरिजॉन्टल से सरफेस से एक इंक्लाइंड सरफेस है एट एन एंगल अल्फा, और यहाँ जो आपकी बॉडी रखी हुई है, इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइड डाउन, इट इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, बस नीचे की तरफ खिसकने ही वाली है। तो इस पर हम फोर्सेस देखते हैं, कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, एक फोर्स काम करती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कितनी फोर्स होती है? mg, वेट mg। और क्योंकि बॉडी रखी हुई सरफेस पर, तो सरफेस का रिएक्शन है, रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा रिएक्शन। सरफेस और रिएक्शन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है। अगर आपकी सरफेस हॉरिजॉन्टल होती तो ये वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन जो सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है तो फिर इसकी डायरेक्शन बदल गई। अब ये जो mg है, इस mg को हमने रिजॉल्व करना है। एक कंपोनेंट ये बना और दूसरा कंपोनेंट बना इसका डाउन द प्लेन। कैसे? कितना बना? एंगल अल्फा, ये आपका 90 डिग्री, ये 90 माइनस अल्फा, और इसके एडजेसेंट ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट बन गया ये mg cos अल्फा। जिस कंपोनेंट के साथ में आपका एंगल बना हुआ वो कंपोनेंट होता है cos अल्फा। और दूसरा कंपोनेंट जो बचा ये, इट इज साइन कंपोनेंट। तो ये बन गया आपका mg साइन अल्फा। क्या बन गया? mg साइन अल्फा बन गया। या आपको चमक पड़ती है क्योंकि सूखने में, इंक सूखने में थोड़ा सेकंड्स, फ्यू सेकंड्स लग जाते हैं, वैसे स्पेशली बरसात के मौसम में। तो mg साइन अल्फा बन गया है, ठीक है, mg cos अल्फा। अब क्योंकि बॉडी स्लाइड डाउन की टेंडेंसी में है, बॉडी हैज ए टेंडेंसी ऑफ स्लाइड डाउन, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क अपोजिट टू द प्रोबेबल मोशन, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
force of friction always act opposite to the motion or opposite to the probable motion. प्रोबेबल मोशन के अगेंस्ट काम करता है या एक्चुअल में मोशन के ही अगेंस्ट काम करता है? कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के अगेंस्ट या जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है प्रोबेबल मोशन इसके अगेंस्ट काम करता है। तो अब यहाँ देखें इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, ना तो बॉडी ऊपर की तरफ उछल रही, इस सरफेस से ऊपर की तरफ उछल रही, और ना बॉडी सरफेस के अंदर धस रही, ना बॉडी उछल रही ना बॉडी धस रही सरफेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा जो अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो अपवर्ड फोर्स है वो किसी ना किसी फोर्स के साथ में क्या हो रही है? वो बैलेंस हो रही है फोर्स। वो फोर्स जो है वो बैलेंस हो रही है, अपवर्ड वाली फोर्स। तो यहाँ आर तो आपका आ रहा है परपेंडिकुलरली अप द प्लेन और आ रहा है एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलरली डाउन द प्लेन। तो इन इक्विलिब्रियम आर इज इक्वल्स टू एम जी कॉस अल्फा, आर इज इक्वल्स टू एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, साथ ही साथ डाउन द प्लेन एम जी साइन अल्फा और अप द प्लेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ना डाउन द प्लेन फिसल रही है ना बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब डाउन द प्लेन फोर्स एंड अप द प्लेन फोर्स दोनों आपस में इक्वल है। तो अप द प्लेन कौन सी है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डाउन द प्लेन कौन सी है? इट इज एम जी साइन अल्फा। दोनों आपस में इक्वल है। दोनों को मैं इन्हें डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड करने के बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन आर इज इक्वल टू क्या बना आपका? टेन अल्फा बन गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन ये क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन हम पहले ही जानते हैं, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस इज इक्वल टू व्हाट? टेन अल्फा। म्यू एस टेन अल्फा। लेकिन इससे पहले हम कह चुके हैं कि म्यू एस इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा। अल्फा इज द एंगल ऑफ रिपोज, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो दोनों को हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर पड़ता है क्या बनता है? अल्फा इक्वल्स थीटा। अल्फा क्या चीज है? अल्फा एंगल ऑफ रिपोज है। तो आपको क्या कंडीशन मिली? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों ही सेम होते हैं, प्रैक्टिकली दोनों डिफरेंट एंगल है, लेकिन इनकी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हुआ करती है।